नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, अभी हाल फिलहाल में हमारा जो एक बहुत ही करंट का मुद्दा बहुत ही चर्चित हो गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना के आपको इसके बारे में डिटेल समझाया जाए कि आखिर में ये क्या होता है। बहुत से लोगों के मन में डाउट था कि वक्फ क्या होता है। सर, इसको बारे में बताइए, वक्फ है क्या। आखिर में बहुत से लोगों को वक्फ समझ ही नहीं आता कि वक्फ वक्फ क्या है। इसलिए हम इसको चर्चा के रूप में इसको हम इस टॉपिक को उठाए हैं। आज हम वक्फ के बारे में एक एक करके समझेंगे। कल रात में साथियों राज्यसभा से भी ये बिल पारित हो गया और राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 लोगों ने मत किया और इसके विपक्ष में 95 लोगों ने मत किया। और उसके ठीक एक दिन पहले 2 बजे रात को ही लोकसभा में भी ये बिल पास किया गया। लोकसभा में 288 मत इसके पक्ष में पड़े, वहीं इसके विपक्ष में 232 मत पड़े। तो इस प्रकार से ये जो बिल है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया है। और आपको अच्छे से पता है कि कोई भी बिल जो है जब तक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो जाता तब तक वो बिल कानून नहीं माना जाएगा। तो इसलिए लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद ये बिल राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। अब राष्ट्रपति इस पे जब तक सिग्नेचर कर देंगे ये बिल कानून बन जाएगा और पूरे भारत में इसको लागू कर दिया जाएगा। आज हम इसका एक विस्तार से अवलोकन करेंगे और इसके बारे में एक एक चीज को समझेंगे कि आखिर में वक्फ क्या है और वक्फ क्या है। भारत में वक्फ का विकास या इतिहास किस प्रकार से किया गया, भारत में वक्फ का इतिहास क्या है, भारत में वक्फ का विकास कैसे कैसे हुआ, इसको एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि वक्फ जो संशोधन विधेयक 2024 लाया गया है हमारे संसद में, जो ये कानून की रूपरेखा बनने जा रही है, आखिर में उसमें ऐसे क्या बदलाव हो गए हैं जिससे हमारी विपक्ष इतनी नाराज हो गई है। अखिलेश यादव का अलग ही बयान चल रहा है, राहुल गांधी का भी अलग बयान चल रहा है। उन्होंने विरोध में तभी तो 232 वोट पड़ा है, तभी तो 95 वोट पड़ा है इसके विपक्ष में। तो हम ये भी समझेंगे कि आखिर में ऐसा इसमें क्या प्रावधान है। उसके बाद हम समर्थन और विरोध पे चर्चा करेंगे कि आखिर में जो समर्थित मुद्दे हैं, जो इस पे हमको समर्थन करना चाहिए या समर्थन जो कर रहे हैं उनका क्या तर्क है और जो विरोध कर रहे हैं उनका क्या तर्क है, और फिर हम इसको निष्कर्ष पे आएंगे। ठीक, एक एक करके आराम से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्फ क्या है और वक्फ के बारे में हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्फ क्या है एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। अब हम वक्फ के बारे में समझेंगे कि वक्फ आखिर में है क्या। ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कि वक्फ जो है एक प्रकार का, जैसे आप वक्फ के बारे में डिटेल से समझने के लिए आप एक चीज समझिए। जैसे आप किसी भी संपदा को, किसी भी संपत्ति को अगर आप दान करते हैं, किसी भी संपत्ति को आप इसलिए दान कर दें कि उसका उपयोग करके किसी गरीब का, किसी शोषित का, किसी वंचित का कल्याण हो सके, तो आप इसको क्या करते हैं। जैसे एक ट्रस्ट होता है, जैसे एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट में लोग पैसा जमा करते हैं, इस उद्देश्य से पैसा यहाँ पे जमा करते हैं कि इस पैसे का जो उपयोग होगा, इस पैसे का जो उपयोग होगा वो किसी के कल्याण के रूप में किया जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से वक्फ है। वक्फ क्या है, वक्फ भी एक प्रकार का ट्रस्ट है। ये कोई इस्लामिक संस्था नहीं है, ये एक प्रकार का ट्रस्ट ही है। बीजेपी वालों का तर्क है कि एक प्रकार का ट्रस्ट ही है, मुस्लिम पक्षों का तर्क है कि नहीं ये एक प्रकार की संस्था है। हालांकि ये कोई संस्था नहीं है, ना तो इसका कहीं कुरान में जिक्र है ना तो कहीं जिक्र है, इसलिए ये एक प्रकार की संस्था है। इसको ट्रस्ट के रूप में इसको स्थापित किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि आप जो भी बड़े लोग हैं, जैसे कोई भी मुगल सल्तनत में जो भी मतलब कि सरदार थे या जो भी मतलब कि मुगल बादशाह थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भूमि और बहुत बड़ी बड़ी भी संपत्ति जो है इन ट्रस्ट में दान किया। अब उस ट्रस्ट का ये जो वक्फ है, वक्फ क्या करती है, इस पैसे का उपयोग करके इससे कुछ कमाई करती है और इस कमाई का जो प्रयोग होगा वो जो मुस्लिम या गरीब जो लोग हैं, जो मुसलमान जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके कल्याण के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। तो इसके उद्देश्य से वक्फ का निर्माण किया गया। तो वक्फ क्या है, वक्फ एक प्रकार की ऐसी संस्था है जिसमें जो है बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो मतलब कि पैसे वाले लोग हैं, वो उसमें क्या करते हैं, अपने भूमि, अपनी संपत्ति को दान करते हैं। उस संपत्ति का उपयोग करके जो गरीब वर्ग हैं, जो मुस्लिमों में जो गरीब वर्ग हैं, उनका क्या किया जाता है, उनकी सहायता प्रदान की जाती है। तो वक्फ क्या है, वक्फ एक प्रकार का ट्रस्ट है जिसमें बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, दान करते हैं। ठीक, वक्फ का आप यहीं पे एक चीज समझिएगा कि आखिर में वक्फ जो है, क्या इसकी संपत्ति को बेचा जा सकता है। तो अगर आप एक बार ये वक्फ में पैसा दान कर दिए तो उसकी संपत्ति को बेचा नहीं जाएगा। अगर आप एक बार वक्फ में दान कर दिए तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। वक्फ जो है हमारा अरबी शब्द से निकल के आया है। वक्फ क्या है, वक्फ जो है हमारा ये अरबी शब्द है। कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है रोक देना। इसका अर्थ क्या होता है, रोक देना या स्थायी रूप से क्या कर देना, दान कर देना, स्थायी रूप से दान कर देना।
तो वक्फ का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ करते हैं तो आप उसको स्थायी रूप से दान कर दिए, अब उसका उपयोग करके गरीब कल्याण, गरीब वर्गों का, जो मुसलमान में जो गरीब लोग हैं उनका कल्याण किया जाएगा। तो वक्फ एक अरबी शब्द है, इसका जो अर्थ होता है वो रोक देना या स्थायी रूप से दान कर देना, इसका अर्थ होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहीं पे हम समझते हैं कि क्या वक्फ की जो परंपरा है वो इस्लामी परंपरा में ही आती है या इसको बाद में लाया गया, या ये कब से आती है। तो हम आपको बताते चलें कि मतलब कि जो मौलवी लोग हैं, जो मुस्लिम पक्षकार हैं, उनका कहना है कि जो वक्फ है वो इस्लामी परंपरा से ही आई है, इस्लाम से ही आई है। जब जब से इस्लाम आया है तब से जो है वक्फ का प्रचलन शुरू हुआ है, और वक्फ लोग करते आए हैं। हर समय समय पर लोग वक्फ करते हैं, वक्फ को भूमि दान करते हैं, वक्फ को संपत्ति दान करते हैं। ये इस्लामी परंपरा से ही है। आपको बता दें साथियों कि जो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु थे, उन्होंने सबसे पहले इसमें वक्फ की भूमि दान की थी। उन्होंने जो मदीना में, साथियों मदीना में उन्होंने कुआं को वक्फ को घोषित किया था। एक कुआं था, उसको वक्फ घोषित कर दिया कि आज से इस कुएं का उपयोग जो है सब लोग करेंगे, सार्वजनिक कल्याण के लिए इस कुएं का प्रयोग होगा। तो जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु थे, उनके समय से जो वक्फ की परंपरा क्या है, शुरू की गई है। हमारे भारत में अगर बात करें तो भारत में भी मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद अंग्रेजों में इसमें बहुत सारे सुधार किए, और भारत में भी कानून बना के वक्फ का लाया गया, और वक्फ को क्या किया गया, बीच बीच में संशोधित किया गया। तो वक्फ की परंपरा जो है, जो वक्फ की परंपरा है, ये हमारे कानून में, मतलब कि ये जो इस्लाम आया था, इस्लाम के समय से ही वक्फ की परंपरा, ऐसा जो है मुस्लिम पक्षकारों का मानना है कि इस्लाम की परंपरा से ही, इस्लाम जब से आया है तब से वक्फ की परंपरा कायम है, और वक्फ हमेशा समय समय पे विभिन्न बादशाहों द्वारा किया जाता है। ठीक, ये जो समझ में आ गई। क्या इसका कुरान में कहीं जिक्र है? तो कुरान में इसका डायरेक्ट कहीं जिक्र नहीं है कि हाँ वक्फ ऐसा होता है, वक्फ ये होता है, वक्फ होता है, ऐसा कोई डायरेक्ट जिक्र नहीं है। हालांकि वहां पे दान की चीजें बताई गई हैं कि आप किसी भी चीज को दान कर सकते हैं, जो गरीब वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए। डायरेक्ट ऐसा कोई नहीं है। हाँ, एक चीज आपको बता दें, इस्लाम की जो कानून हदीस होती है, यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप में यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं। हदीस में क्या कहा गया है, हदीस में 3 चीजों का जिक्र आता है कि हदीस में क्या आता है, 3 चीजों का जिक्र आता है। नंबर 1, सदका ए जारिया। सदका ए जारिया का मतलब जारी रहने वाला दान। ठीक है, मतलब कि देखो हदीस में जो मुसलमानों का जो कानून हदीस होता है, इसमें 3 चीजें कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो उसके बाद 3 चीजें ही उसके साथ जाती हैं। कौन कौन सी? एक सदका ए जारिया। सदका ए जारिया मतलब जारी रहने वाला दान। इसको ही लोग वक्फ से जोड़ लेते हैं कि जो आप भूमि मरने से पहले दान करते हैं, वक्फ करते हैं, वो आपके मरने के बाद भी क्या रहता है, जारी रहता है। नंबर 1। नंबर 2, उसमें लिखा गया है हदीस में। कहाँ लिखा है? कुरान में नहीं लिखा गया है, इसको हदीस में लिखा गया है। हदीस में नंबर 1 ये लिखा है, सदका ए जारिया, जारी रहने वाला दान। नंबर 2, आप जो भी ज्ञान विज्ञान से चीजें सीखते हैं वो आपके साथ रहेगा हमेशा। नंबर 2। नंबर 3, आपके पुत्र द्वारा आपके लिए की गई प्रार्थना। ये 3 चीजें जो है, ये दुआ जो प्रार्थना जो होती है, ये 3 चीजें जो है किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद भी उसके साथ रहती है। तो इसलिए लोग जो सदका ए जारिया था उसको लोग वक्फ से जोड़ लेते हैं, और वक्फ को एक अपनी विचारधारा में शामिल कर लेते हैं कि हाँ, जो भी वक्फ में भूमि दान करेंगे या जो भी संपत्तियां वक्फ करेंगे वो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। हालांकि ऐसा कोई कंसेप्ट कुरान में नहीं लिखा गया, ये एक हदीस जो बाद में बनाया गया उसमें ये चीजें डाली गई है। ठीक, आपको बता ही दिए कि पहला जो वक्फ था उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने जो मदीना में किया था, पहला वक्फ उन्होंने किया था, एक कुएं का वक्फ किया था। ठीक है, और हम यहीं पे आपको ये चीजें सारी वक्फ के बारे में क्लियर हो गई। अब हम भारत में वक्फ का इतिहास चलने से पहले आपको हम एक चीज और लेके चलते हैं, जो इसके मेन मुद्दा का जो जड़ है कि भारत में जो इसको वक्फ के संबंधित जो भी हमारी मुद्दाएं चल रही हैं, जो विवाद चल रहा है, उसके जड़ में क्या है। तो आपको हम यहीं पे बताते चले साथियों कि जो हमारी जो वक्फ बोर्ड है, इसके अच्छा वक्फ में आप भूमि तो दान कर दिए, वक्फ में आप भूमि दान कर दिए, लेकिन इसका प्रबंधन कौन करता है? तो इसका प्रबंधन कौन करता है? वक्फ बोर्ड। देखो, आपने भूमि को दान किया, वक्फ को, अब वक्फ का जो प्रबंधन करेगा, इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? तो मैनेजमेंट कौन करेगा? वक्फ बोर्ड। वक्फ जो बोर्ड है, इसका जो मैनेजर होता है, इसका जो क्या करता है, प्रबंधन करता है। यहीं पे सबसे बड़ी धांधली होती है, यहीं पे जो सबसे बड़ी धांधली होती है, इसी को सुधारने के लिए हम अभी ये 2024 का कानून लाया गया है। तो वक्फ का मैनेजर कौन होता है? इसको वक्फ बोर्ड होता है। और ये साथियों जो है पौने पौने दाम पे, मतलब कि 10,000 12,000 रुपए पे बड़ी बड़ी लैंड को जो है 5 स्टार होटलों को दान कर देती है, सालों सालों पे, कई कई साल का लीज कर लेती है, 10,000 20,000 पे, क्योंकि वो उनके परिचित होते हैं, और वक्फ की प्रॉपर्टी को वहां पे क्या करती है, दान कर देती है। तो इसलिए यहाँ पे वक्फ बोर्ड जो है, इसमें संशोधन का प्रस्ताव इस कानून में किया गया है, और संशोधन शायद पारित भी हो गया है, बस राष्ट्रपति की मुहर लगनी
शेष बची है, ठीक है, तो वक्फ बोर्ड हो गई। यहीं पे साथियों वक्फ जो संपत्ति होती है इसका नियंत्रण जो है वक्फ बोर्ड के द्वारा की जाती है, और वक्फ बोर्ड में ही सबसे ज्यादा धांधली और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायत यहाँ पे पाई गई है। आपको एक चीज यहीं पे बताते चले साथियों कि भारत में जो थर्ड लार्जेस्ट जो लैंड एक्वायरेशन के मामले में वक्फ बोर्ड शामिल है। सेना के पास, रेलवे के पास, और उसके बाद कौन आता है? वक्फ बोर्ड। इसके पास कितनी भूमि है? लगभग साथियों इसके पास 9.4 लाख एकड़ भूमि इसके पास है। और जो इसकी अगर हम इसकी नेटवर्थ निकालें 9.4 लाख एकड़ भूमि की अगर हम एक नेटवर्थ निकालें तो निकल के आता है लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपया। 1.2 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। इतनी लैंड और इतनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा समय में है। ये लैंड और प्रॉपर्टी किस लिए साथियों इनको दिया गया था? इसलिए दिया गया था कि इससे जो भी इनकम होगा ये गरीब मुसलमानों के कल्याण के रूप में इसको लगाएंगे, ठीक। अब यहीं पे एक चीज समझना कि क्या जो 1.2 लाख करोड़ की जो इनके पास प्रॉपर्टी है, जो इनसे पैसा निकल के आ रहा है, क्या वक्फ बोर्ड जो है साथियों गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए लगा रही है? एक चीज समझना है पे ध्यान से, आपको हम समझाते चले। 2006 में साथियों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी क्या है? सच्चर कमेटी जो है एक गरीब मतलब कि मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक पिछड़ेपन और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो भी उनकी रिपोर्ट है, जो भी उनकी स्थिति है हमारे भारत में, उसको मतलब कि निर्धारित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था कि अब जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है इनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से क्या स्थिति है भारत में, इसकी अब आकलन करो। तो ये आकलन करने के लिए सच्चर कमेटी बनाई गई थी। सच्चर कमेटी ने 2006 में रिपोर्ट दी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में एकदम साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि जो इनके पास 1.2 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, इससे लगभग इनको सालाना 12,000 करोड़ रुपए की इनकम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12,000 करोड़ रुपए की इनको इनकम होनी चाहिए। लेकिन इनको इनकम हो कितनी रही है? मात्र 163 करोड़ की। कितनी हो रही है? मात्र 163 करोड़ की। अब सोचो इसमें किसका घाटा है? इसमें गरीब मुसलमानों का ही तो घाटा है। इनके पास 1.2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो भी बड़े बड़े अमीर, जो भी बड़े बड़े शहजादे, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वक्फ प्रॉपर्टी 1.2 लाख करोड़ रुपए के करके रखे हैं, और जिससे इनकी इनकम होनी चाहिए 12,000 करोड़, लेकिन हो कितनी रही है? मात्र 163 करोड़। अब बताओ इसमें किसका नुकसान है? तो इसलिए साथियों इन सब विवाद को ध्यान में रखते हुए भारत में जो है वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को लाया गया, ठीक। एक चीज समझ में आ गई यहीं पे। अब हम आपको बता दें साथियों यहीं पे कि वक्फ का जो इतिहास पे चलते हैं कि वक्फ आखिर में वक्फ का इतिहास हमारे भारत में क्या क्या रहा है। तो वक्फ की जमीन को नियंत्रित कौन करता है? वक्फ बोर्ड। इसी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पाई गई है, ठीक। एक चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में जो है वक्फ का इतिहास क्या है, भारत में वक्फ किस प्रकार से विकास किया, और भारत में जो है किस प्रकार से वक्फ का इतिहास क्या है, ठीक। वक्फ का इतिहास, अगर हम वक्फ के इतिहास की भारत में बात करें तो दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल काल तक बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े जो मुगल सम्राटों ने बड़ी बड़ी भूमि को जो है वक्फ के रूप में घोषित किया। कोई कुआं कर रहा है, कोई अस्पताल कर रहा है, कोई मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे मुसलमानों के कब्रगाह, जहाँ पे उनको दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बड़ी बड़ी रूप में इनको दान की गई, कि आप वक्फ को दान की गई कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी से कुछ इनकम करिए और गरीब जो मुसलमान है उनका कल्याण करिए, ठीक है। तो यहीं पे एक चीज समझते चलते हैं, वक्फ के इतिहास के बारे में बताते चले आपको। एक हमारे भारत में इब्न बतूता आए थे। इब्न बतूता एक यात्री थे, मोरक्को से आए थे। ये भारत में यात्रा करने आए थे। इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में बहुत मतलब कि विश्लेषण से अपनी एक बुक को लिखा हुआ है। तो उसने इसमें बताया गया है कि वक्फ की जो समय थी, वक्फ का जो मतलब कि वक्फ का जो जिक्र आता है वो 1327 ईस्वी में 1327 ईस्वी में 1327 ईस्वी में सीरिया से आता है। वहां पे क्या बनाया गया था कि अगर जैसे होटल में काम करते हैं, होटल में बहुत से लोग काम करते हैं, तो होटल में जो कप प्लेट होता है, अगर किसी वेटर से अगर कप प्लेट गलती से गिर गया और वो कप प्लेट अगर टूट जाता है तो उसके जो टूटे हुए जो हर्जाने का पैसा होता है वो उस वेटर के खाते से नहीं काटा जाएगा, बल्कि वक्फ उसको भुगतान करेगा। मतलब कि इससे गरीब वर्गों का कल्याण ही होगा। तो इसलिए इसको क्या किया गया, वक्फ की जो उन्होंने एक उदाहरण यहाँ पे 1327 में ये दिया था कि 1327 ईस्वी में सीरिया में क्या होते थे, वक्फ की प्रावधान वहां पे थी। तो इब्न बतूता अपने पुस्तक में लिखते हैं। उसके बाद साथियों दिल्ली सल्तनत में भी वक्फ की बहुत सारी जिक्र की गई है। मुगल काल में तो भर भर के वक्फ लोग मुगल सम्राटों ने किया हुआ है और बड़े बड़े लोगों ने वक्फ किया हुआ है। अपनी संपत्ति को, अपनी भूमि को, बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति को इन्होंने वक्फ किया हुआ है।
अगर हम, ये तो हो गई दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में। अगर हम अंग्रेजों के समय बात करें कि क्या अंग्रेजों ने भी इसमें संबंधित कोई कानून को बनाया था, तो अंग्रेजों ने भी साथियों इससे संबंधित बहुत सारे कानूनों को बनाया था। सबसे पहले 1913 में अंग्रेजों ने साथियों जो है वक्फ संशोधन मतलब वक्फ के संबंधित वक्फ कानून लाया था 1913 में। उसके बाद 1923 में भी कानून लाया था, उसके बाद 1954 में भी कानून लाया था, और उसके बाद साथियों 1995 में भी कानून लाया था। और 1995 वाला जो कानून है, ये आजादी के बाद दो आए थे, और अंग्रेजों ने 1913 और 1923 वाला कानून लाया था। तो 1995 वाला जो कानून है उसमें ही संशोधन करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लाया गया है। 1995 के बाद साथियों आजाद भारत में 2013 में भी कुछ संशोधन वक्फ बिल में किया गया था, कुछ संशोधन किया गया था। हालांकि हमको उस पर जाना नहीं है कि 2013 में क्या हुआ था, 1995 में क्या हुआ था, 1954 में क्या हुआ था। हम आपको एक इतिहास बता रहे हैं कि मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, इब्न बतूता, और इसके बाद जो है 1913, 1933, ये सब जो अंग्रेजों के काल से लेकर आजादी भारत में भी इससे संबंधित बहुत सारे संशोधन किए गए हैं वक्फ में। और अब 2013 के बाद 2024 में वक्फ कानून को पेश किया गया था, जो अब 2025 में जाके पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई, इतनी चीजें समझ में आ गई कि वक्फ में, भारत में वक्फ का इतिहास क्या है। नेक्स्ट हमारा है कि अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो वक्फ विधेयक संशोधन जो 2024 लाया गया है, इसमें आखिर में मेन मुद्दा मतलब कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, जिससे जो है मुस्लिम समाज, बहुत कुछ मुस्लिम समाज, हम सभी मुस्लिम समाज की बात नहीं करेंगे कि सभी मुस्लिम समाज आक्रोशित है, कुछ मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ मुस्लिम लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में साथियों बहुत से मुस्लिम लोगों ने इसका खुल के समर्थन किया है, क्योंकि अगर मिला जुला के अगर वक्फ की संपत्ति का अगर दुरुपयोग किया जा रहा है और अगर सरकार इसके दुरुपयोग को रोकना चाहती है, तो मिला जुला के मुस्लिम वर्ग का ही कल्याण है ना। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ये वक्फ को एकदम से खत्म कर दिया गया या वक्फ का पैसा हिंदू के कल्याण के लिए लगाया जाएगा, ऐसा तो इसमें बात कुछ कहा नहीं गया है। इसमें तो यही कहा गया ना कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी, उससे जो भी पैसा आएगा वो मुसलमानों के कल्याण के लिए लगाया जाएगा, बशर्ते इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और इसकी जो भी पैसा है, इसमें जो भ्रष्टाचार है, इसको कम किया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 मोदी जी ने लाया है, इसमें आखिर में क्या क्या प्रावधान है, एक एक करके हम फटाफट समझ लेते हैं। उसके बाद हम आएंगे अपने समर्थन और पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, और उसके बाद हम अपना निष्कर्ष देके इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक, तो हम यहीं पे समझते हैं कि साथियों कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के मुख्य रूप से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं। ठीक, इसको भी मिटा ही देते हैं, उसके बाद हम आपको एक एक करके यहाँ पे समझाते हैं कि आखिर में इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024, वक्फ संशोधन, ये अभी अधिनियम है। आपको पता होगा कि कोई भी अधिनियम या एक्ट होता है, जब तक उस पर तीनों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं आता तब तक वो कानून नहीं बनता, तब तक वो अधिनियम ही रहता है। अधिनियम 2024, ठीक, ये जो लाया गया था, देखो साथियों ये 2024 में ही लाया गया था, 2024 में लाया गया था, लेकिन इसको बिना पारित किए इसको जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को इसको सौंप दी गई थी कि आप इस पर चर्चा कीजिए, विभिन्न राजनीतिक दलों को बैठाइए, इस पर विचार कीजिए, इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में ये जो है जेपीसी कमेटी बैठाई गई थी, और जेपीसी कमेटी को ये जो संशोधन अधिनियम है, इसको जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में, जो अध्यक्ष के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई थी, इनको ये सौंप दिया गया था कि आप इस पर विचार करिए और जो भी संशोधन है उसको दीजिए। तो उनके संशोधन मतलब सभी पार्टियों और मुस्लिम कमेटियों से जो भी निर्णय, जो संशोधन जो उनको द्वारा दिया गया था, उन सबको स्वीकार करते हुए ये अधिनियम अब पारित हो गया है, जो कानून बनने की रूपरेखा में जाने वाला है या कानून बनने वाला है। तो इसमें हम समझते हैं एक एक करके कि आखिर में इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर हम नंबर 1 प्रावधान की बात करें, तो सबसे पहले मेन पूरे कानून की चर्चा यहाँ करने नहीं आए, लेकिन हम आपको कानून की रूपरेखा बता देते हैं कि इसमें मेन क्या क्या प्रावधान किए गए। ठीक, इसमें यह प्रावधान किया गया, सबसे पहली बात करें, इसमें यह बताया गया है साथियों कि कोई भी मुसलमान, जैसे क्या होता था पहले, कोई भी व्यक्ति जो है वक्फ कर सकता था, एक हिंदू भी वक्फ कर सकता था, एक मुसलमान, एक ईसाई भी वक्फ कर सकता था, एक सिख भी वक्फ कर सकता था। लेकिन इस कानून में कहा गया है कि मुसलमान ही, केवल मुस्लिम ही किसी भी अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है, केवल मुस्लिम। पहले क्या था कि कोई भी लोग अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि केवल मुस्लिम। कौन? अब केवल मुस्लिम ही किसी भी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, केवल मुस्लिम ही किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करेगा, ऐसा इस कानून में लिख दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, ध्यान से समझना साथियों। अच्छा, ये इसी पे राज्यसभा में बहुत विवाद हुआ कि केवल मुस्लिम ही वक्फ क्यों करेगा और लोग क्यों नहीं कर सकते। तो संबित पात्रा साथियों कल रात को जब जवाब देते हुए
संबित पात्रा ने एक बहुत अच्छी बात कही, उनकी बात सुनने लायक थी। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी कुरान में लिखा गया है कि कोई भी गैर मुस्लिम अगर भगवान मतलब खुदा को अगर दुआ करता है तो खुदा जो है उसकी दुआ को कबूल नहीं करते हैं। तो जब खुदा किसी भी गैर मुस्लिम की दुआ को कबूल नहीं कर सकते तो किसी भी गैर मुस्लिम के द्वारा दी गई दान को खुदा कैसे कबूल कर सकता है? ठीक है, ये तो पॉइंट वाली बात है। अभी साथियों हम उन्होंने एक चीज ये भी बताया कि भारत के जो कानून मंत्री है, इन्होंने जब मदीना की यात्रा की तो मदीना में एक निश्चित दूरी के बाद ही इनको रोक दिया गया, उसके अंदर उनको जाने नहीं दिया गया क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि उनकी दुआ को जब कबूल ही नहीं किया जाएगा तो उनको जाने क्यों दिया जाएगा? ऐसा कुरान में लिखा गया है। तो जब उनकी दुआ को खुदा कबूल नहीं कर रहा है तो उनके द्वारा दी गई भूमि को खुदा कैसे कबूल कर सकता है? तो इसलिए इन्होंने कहा कि अब गैर हिंदू या गैर मुस्लिम कोई दान नहीं करेगा, सिर्फ जो मुस्लिम रहेगा वही मतलब अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है और कोई भी अपनी संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकता। मतलब गैर मुस्लिम जो है इसमें अपनी संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, इसमें संशोधन किया गया साथियों। जैसे क्या होता था कि मुस्लिम समुदाय या किसी भी मौलवी मुल्ला द्वारा क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को भ्रमित करके उनको इस्लाम धर्म अपना लिया जाता था। अब जब वो इस्लाम धर्म अपना लेते थे तो उनके दिमाग में माइंड वॉश करके उनका क्या करते थे, उनकी संपत्ति को वक्फ घोषित कर देते थे। ठीक, पहले उनसे मुस्लिम धर्म को अपनाना, फिर उसके बाद उनकी जमीन को क्या करना, वक्फ घोषित करना। तो यहाँ पे मोदी जी ने इस कानून में ये प्रावधान ये कर दिया है कि कोई भी मुसलमान जो 5 वर्ष तक इस्लाम जो कबूल किया है वही अपनी भूमि को वक्फ कर सकता है। मतलब अगर ऐसे जैसे हमने आज इस्लाम को अपनाया और सोचे कि हम 5 वर्ष के पहले ही अपनी भूमि को वक्फ कर दें तो हम नहीं कर पाएंगे। कोई भी मुसलमान जो 5 वर्ष तक इस्लाम धर्म को अपनाया है वही मुसलमान जो है आगे चल के अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। 5 वर्ष के पहले वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, वक्फ नहीं कर सकता। नंबर 2। नंबर 3, इसमें प्रावधान साथियों क्या किया गया है, जो सबसे ज्यादा विवादित जो था वो वक्फ बोर्ड ही तो है। वक्फ बोर्ड ही तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है, विवादित है। वक्फ बोर्ड साथियों इतना धांधली करता है, इतना धांधली करता है कि आप इसमें आप एक चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि कर्नाटक जो गवर्नमेंट में वक्फ की संपत्ति को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ कर्नाटक जैसे स्टेट में किया गया है। लगभग 2 लाख करोड़ का। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पे वक्फ बोर्ड जो है वक्फ संपत्ति को घोटाला करती है। क्या करती है, जैसे इसके कोई परिचय हो गए या कोई इसके परिचय के जो मतलब कि बिजनेसमैन है या इसके परिवार के कोई सदस्य हैं जो बिजनेस लगाना चाहते हैं तो इनको ये संपत्ति क्या करती है, वक्फ बोर्ड जो है सस्ते दामों पे इनको मुहैया करा देती है। 12,000, 10,000, 5,000, 6,000 रुपए पे इनको 10-10 साल की लीज पे इनको जमीन मुहैया करा देती है। और उस पर वो 5 स्टार होटल, उस पर बैंक, उस पर बहुत सारी चीजें अपने वो अपना धूमधाम से अपना बिजनेस को फैला रहे हैं। और उनको उसका घाटा किसको हो रहा है, इसका घाटा तो मिला जुला के मुस्लिम गैर मुस्लिम मतलब कि जो गरीब मुसलमान है इनको हो रहा है और इसका फायदा जो वक्फ बोर्ड के जो मैनेजर हैं, वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं इनको हो रहा है। तो इसी में सबसे ज्यादा सुधार किया गया है, इसी में सबसे ज्यादा सुधार किया गया है और वक्फ बोर्ड में बहुत सारे संशोधन को किया गया है। क्या संशोधन किया गया है साथियों, पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम सदस्य होते थे। सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से समझना कि पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम सदस्य होते थे। जो भी सदस्य बोर्ड में जो भी मैनेजर होते थे सिर्फ मुस्लिम होते थे। मोदी जी ने कहा कि अब जो है वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य भी होंगे। मतलब कि अगर मुस्लिम सदस्य है बोर्ड में तो बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई पारसी, कोई ईसाई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें रहेंगे मुस्लिम। तो अगर गैर मुस्लिम सदस्य भी रहेंगे उसमें तो वक्फ बोर्ड की जो शक्ति है, जो कार्य करने की जो प्रारूप है, शायद उसमें थोड़ी सी पारदर्शिता लाई जा सके। कितने होंगे, देखो वक्फ बोर्ड में कहा गया कि 22 में से अधिकतम, देखो यहीं पे एक चीज समझना कि वक्फ बोर्ड जो होती है एक सेंट्रल लेवल पे होती है। अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड साथियों एक सेंट्रल में होती है, एक केंद्र में होती है। और उसके बाद जो विभिन्न राज्य हैं इसमें जो है राज्य में भी बहुत सारी वक्फ बोर्ड छोटे छोटे राज्य स्तर पे बनाए जाते हैं। जो केंद्र स्तर पे वक्फ बोर्ड होती है उसके अंडर में राज्यों में भी जो है वक्फ बोर्ड बनाई जाती है। तो जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। सबसे पहली बात इसमें लिखा गया गैर मुस्लिम सदस्य जो होंगे, अगर 22 सदस्य हैं तो 22 में से अधिकतम 11 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। ध्यान देना, इसमें वक्फ बोर्ड में लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड में 22 सदस्य हैं तो 22 सदस्यों में से अधिकतम 11 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। और इन सदस्यों की, जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं या जो भी वक्फ बोर्ड में सदस्य हैं, इन सदस्यों की नियुक्ति और इनकी जो मतलब की पदावधि है या इनकी जो वेतन है, इससे संबंधित जो भी निर्णय होगा वो अब सरकार तय करेगी। ठीक, क्या ध्यान से समझना, विवाद मेन मुद्दे को वक्फ बोर्ड के ही लेकर हो रहा है। इसमें कहा गया कि जो केंद्र लेवल पे वक्फ बोर्ड है इसमें जो अधिकतम 11 सदस्यों की नियुक्ति सरकार करेगा,
इनके वेतन भत्ते, इनकी पदावधि, इनकी नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रावधान है वो कौन करेगा, वो सरकार तय करेगी। सबसे बड़ी बात कही गई। राज्यों में भी 11 में से 7 सदस्य, 11 में से अधिकतम 7 सदस्य जो हैं वो गैर मुस्लिम होंगे, मतलब कि मुसलमान धर्म को छोड़ के होंगे। ये चीजें यहाँ पे कही गई, ठीक है। तो गैर मुस्लिम सदस्य इसमें शामिल कर दिए गए वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, अगर साथियों एक बात ध्यान से समझना कि वक्फ बोर्ड जो होती थी, अगर उन्होंने कोई निर्णय ले लिया, जैसे उन्होंने कह दिया कि जिस भूमि पे संसद भवन बना है या जिस भूमि पे कुंभ का मेला का आयोजन किया गया, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो अब इससे संबंधित विवाद का निपटारा कहाँ होगा? इससे संबंधित जो विवाद होते थे, वक्फ का ट्रिब्यूनल ही होता था, वक्फ का ही एक ट्रिब्यूनल होता था, उसी में इसके विवाद का निपटारा किया जाता था। इसको न्यायालय में लेकिन नहीं जाता था, ठीक है। तो मोदी जी ने क्या किया, इसमें कहा गया कि अगर वक्फ की भूमि से संबंधित कोई भी विवाद है तो इसके निपटान करने के लिए अगर उस पर कोई वक्फ बोर्ड का निर्णय आ गया और आपको मानने से ऐतराज है कि नहीं ये गलत निर्णय है, ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए, तो 30 दिन के अंदर आप सीधे हाईकोर्ट में आप इस मुद्दे को लेकर जा सकते हो। ध्यान से समझना। पहले क्या था? पहले था कि अगर वक्फ बोर्ड जो है अगर किसी भी विवाद का निपटारा करती थी तो उसको आप न्यायालय में लेकर नहीं जा सकते थे। वो जो कह दिया वो कह दिया, उसको मानना आपके लिए बाध्य है, आप उसको मानो। लेकिन अब क्या है, अगर वक्फ बोर्ड के निर्णय को आप नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये निर्णय हमारे पक्ष में नहीं है, गलत है, तो 30 दिनों के भीतर आप सीधे कहाँ जाओगे? आप सीधे हाई कोर्ट में आप मूव कर सकते हो। तो मतलब इसमें न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप होगा, इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होगा, इसमें न्यायपालिका का भी अब हस्तक्षेप होगा। ऐसा नहीं है कि मनमानी आप जो कर रहे हो करोगे, इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों का भी अब हस्तक्षेप होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बैठ के बना लीजिए, कोई मुस्लिम संस्था नहीं है साथियों। ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम संस्था है इस पे आप अपने मनमानी, आप धार्मिक, आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है तो आप मनमानी आप कुछ भी करेंगे। ये आर्टिकल 26 और 25 के तहत संसद भवन में मुद्दा उठा था। ये आर्टिकल 25 और 26 के तहत अतिक्रमण है। तो क्या आर्टिकल 25 और 26 के तहत अतिक्रमण है? नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कोई आर्टिकल 25 हमारा क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने, आचरण करने या व्यवहार करने या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और 26 हमारा कहता है कि किसी भी संस्था को, किसी भी धार्मिक संस्था को अपने धर्म के अनुसार उस संस्था को चलाने का छूट है। लेकिन ये कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं ना, ये एक ट्रस्ट के रूप में काम कर रही है। इसमें जो भी संपत्ति है उससे जो भी कमाई होगा वो कमाई को गरीब वर्गों में शामिल, गरीब वर्गों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। ये कोई मुस्लिम संस्था तो है नहीं ना कि इसको आर्टिकल 25 और 26 के तहत आप इसको शासित करोगे। तो इसलिए इसमें न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप होगा, इसमें जो सदस्य होंगे, जो भी होंगे गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, और इसमें सरकार का भी इसमें क्या होगा, नियुक्ति, पदावधि और उनकी पदमुक्ति से जो भी संबंधित प्रावधान होंगे वो कौन बनाएगा? सरकार बनाएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसमें और क्या बदलाव किया गया है। नेक्स्ट हमारा बदलाव किया गया है साथियों कि इसमें जो है किसी भी जिले का जो डीएम होता है, ध्यान से समझना कि किसी भी जो जिले का डीएम होता है, ये इससे संबंधित जो भी निर्णय होगा, किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से संबंधित जो भी निर्णय होगा वो सीधे सीधे किसी भी जिले को डीएम को दे दिया गया है। कि जैसे क्या पहले वक्फ बोर्ड ही ये सब तय करती थी, लेकिन अब किसी भी जिले का जो डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी जो होता है, जो जिला जो अधिकारी होता है, वो क्या होता है, अब इसके संबंधित जो वक्फ की प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी न्याय निर्णय करेगा, ये कौन करेगा? डीएम करेगा। जैसे अगर केंद्र और राज्य में जो भी वक्फ बोर्ड के जो भी इन्होंने निर्णय दिया है उसको जो भी निरीक्षण करना है, जो भी किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को है कि नहीं है, इसके संबंधित जो भी निर्णय या जो भी इसके ऑडिट करना होगा, ये कौन करेगा? डीएम करेगा। राज्य में, स्टेट में कौन करेगा? डीएम करेगा। इसमें डीएम को वक्फ बोर्ड से संबंधित हस्तक्षेप करने की शक्ति खुलेआम दे दी गई, ठीक है। ये सब सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो इसका सर्वेक्षण कौन करेगा? इसका सर्वेक्षण कौन करेगा? इसका ऑडिट कौन करेगा? अब इसका सर्वेक्षण कौन करेगा? डीएम करेगा, ठीक। साथियों आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि हमारे विश्व में जो लगभग 30 देश हैं, लगभग 30 देश ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड से कम प्रॉपर्टी रखते हैं। इतने से अंदाजा लगा लो कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है। पूरे भारत में अगर वक्फ बोर्ड की जमीन को मिला लें तो पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास इतनी लैंड होगी, जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, जितनी सिर्फ और सिर्फ अकेले भारत में है, ठीक। और भारत में भी नंबर 3rd लार्जेस्ट जो है लैंड एक्वायरेशन के मामले में ये आता है वक्फ बोर्ड। आर्मी, रेलवे और इसके बाद कौन है? वक्फ बोर्ड ही है। कितनी है इनके पास जमीन? 9.7 लाख एकड़ भूमि इनके पास है। 1.2 लाख करोड़ रुपए जो मूल्य है इनके प्रॉपर्टी की, इतनी इनकी कीमत है। कमाई कितना हो रहा है? कमाई मात्र 163 करोड़ रुपया। ये तो एक तरह से क्या है, जो गरीब मुसलमान है उनके हक के साथ तो खिलवाड़ी किया जा रहा है ना। तो ये सब सारी चीजें, ये मेन इसमें बदलाव कर दिए गए हैं। और इसमें जो है
इसमें जो है क्या है साथियों, इसमें जो है ये सारी चीजें इसमें संशोधन की गई है। ऐसा कोई संशोधन इसमें नहीं है कि वक्फ बोर्ड से ऐसी जो भी संपत्ति है उसको हिंदुओं के कल्याण के लिए लगाया जाएगा या गैर मुस्लिमों के कल्याण के लिए लगाया जाएगा, ऐसा कोई भी संशोधन इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में आपको बता दिया कि वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन होगा। अच्छा, एक चीज आपको यही बता दे, और यहाँ पे वक्फ जो ट्रिब्यूनल है, जैसे वक्फ बोर्ड से संबंधित जो भी विवाद होगा तो कब जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। और वक्फ जो ट्रिब्यूनल होगा, जो वक्फ का ट्रिब्यूनल होगा, ध्यान से समझना, देखो वक्फ बोर्ड से संबंधित कोई भी विवाद होगा ये वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। और वक्फ ट्रिब्यूनल से अगर आपको निर्णय को आप अगर नहीं मान रहे हो तो आप सीधा हाई कोर्ट में चले जाएंगे। वक्फ जो ट्रिब्यूनल होगा साथियों, इसमें जिला न्यायाधीश क्या होते हैं, इसमें जो जिला न्यायाधीश होंगे इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। जिला न्यायाधीश क्या होंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। और जो दूसरा सदस्य होगा, जो इसका दूसरा सदस्य जो होगा, जो इसका दूसरा सदस्य होगा वो राज्य सरकार का क्या होगा, संयुक्त सचिव। राज्य सरकार का जो संयुक्त सचिव होगा वो इस ट्रिब्यूनल का दूसरा सदस्य होगा। ठीक है, राज्य सरकार का संयुक्त सचिव। ये सारी चीजें इस प्रावधान में एक एक करके जोड़ दी गई है। नंबर 1 क्या जोड़ी गई है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ अपनी भूमि को वक्फ घोषित कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वही व्यक्ति वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है जो कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम धर्म को मानता हो, कम से कम 5 वर्षों से। नंबर 3, वक्फ बोर्ड में बहुत सारे संशोधन किए गए। जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड है उसमें 22 में से लगभग अधिकतम जो है 11 सदस्य जो है वो गैर मुस्लिम होने चाहिए। और जो राज्य की जो वक्फ बोर्ड है उसमें 11 में से अधिकतम 7 सदस्य क्या होने चाहिए, वक्फ गैर मुस्लिम होने चाहिए। इसमें साथियों क्या किया गया, वक्फ ट्रिब्यूनल में जिला न्यायाधीश जो इसका अध्यक्ष होगा और जो दूसरा सदस्य होगा और राज्यसभा का संयुक्त सचिव होगा। डीएम जो होगी इसको सर्वेक्षण करने का जो भी उनको अधिकार है वो डीएम को दे दिया गया है। और इससे संबंधित अपील जो है हाईकोर्ट में करने का अधिकार भी इस कानून में संशोधन जो 2024 लाया गया है इसमें अब शामिल कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आके 2024 में ये जो संशोधन लाया गया है इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, ये सब सारी चीजें यहाँ पे आपको हम समझा दिए एक करके। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। और इसमें ये कहा गया है कि आखिर में इसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या मुद्दे हैं। पक्ष और विपक्ष में, देखो पक्ष और विपक्ष में क्या क्या मुद्दे हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि पक्ष में इसके क्या कहा जा रहा है और विपक्ष में इसके क्या क्या कहा जा रहा है, फिर हम निष्कर्ष देखेंगे। देखो यहाँ पे कट्टरता हावी करके कोई भी पक्ष विपक्ष निष्कर्ष नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम समुदाय से हैं तो हम सिर्फ मुस्लिम समुदाय की ही बात करेंगे, या हम गैर मुस्लिम है तो मुस्लिम को विरोध की नजर से देखेंगे, ऐसा इसमें कोई नहीं है। आप अपने स्व विवेक का प्रयोग करके आप इसको बिल को आप ध्यान से पढ़ेंगे और बिल को समझेंगे तो आप इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में समझ पाएंगे। हमारी जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, जो भी हमारी पार्टी है, ये सब कह रहे हैं कि बीजेपी जो है गैर मुस्लिम विरोधी है। मतलब बीजेपी क्या है, गैर मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुस्लिमों को देखना नहीं चाहती, इसलिए ये कानून लेके आई है। ठीक, लेकिन ऐसा हमने कानून पढ़ा, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ कहा गया है जिससे गरीबों की हक को मारा जाए या मुसलमानों के अधिकार को छीना जाए, ऐसा तो इस कानून में कहीं नहीं कहा गया है। बल्कि इस कानून में ये कहा गया है कि जो भी मुस्लिम, जो गरीब मुस्लिम है, उनके अधिकारों की ही बात की गई है, उनके अधिकारों को दिए जाने की बात की गई है कि आप 163 करोड़ ही क्यों कमा के लेके आ रहे हो, जब आपकी कमाई सच्चर रिपोर्ट में कहा गया कि 12,000 करोड़ होनी चाहिए, लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की आपके पास प्रॉपर्टी है और कमाई सिर्फ 163 करोड़ कर रहे हो आप, तब क्यों कर रहे हो। तो इसके पक्ष में जो है बीजेपी ने बहुत सारे अपने तर्क दिए कि आप जो है इसमें भ्रष्टाचार बहुत है, इसके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम इस कानून को लाए हैं, इसमें पारदर्शिता की कमी है, इसकी जो वक्फ बोर्ड है मनमानी करती है, वक्फ बोर्ड जो है औने पौने दाम पे अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ये अपनी भूमि को, संपत्ति को दान कर देती है या दे देती है औने पौने दाम पे, इसलिए हम इसमें संशोधन लेके आए हैं। इसके पक्ष में ये तर्क दी जाती है, इसमें यह तर्क दी जाती है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है, जो बोर्ड है, जो वक्फ बोर्ड है, इसमें मुस्लिम सदस्य ही क्यों होने चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कि सभी सदस्य, जो सभी लोग हैं एक मिलजुल के रहें। अब सहिष्णुता की बात करते हैं तो सहिष्णुता कहाँ से आएगी, धर्मनिरपेक्षता कहाँ से आएगी, जब किसी भी बोर्ड में सभी धर्म के लोग शामिल होंगे, कोई आपकी धार्मिक संस्था तो चला नहीं रहे हैं। इसलिए इसके पक्ष में तर्क दिया गया कि जो भी भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता की कमी है और जो भी सारी चीजें, इनको दूर करने के लिए हम ये कानून लेके आए हैं। और विपक्ष में सिर्फ एक ही तर्क है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है,
इसलिए बीजेपी जो है क्या कर रही है, मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, इसलिए वक्फ संशोधन बिल को लेके आई है। अब हम और आप स्वविवेक से अपने ये निर्धारित करेंगे कि क्या ये बिल मुस्लिम विरोधी है। निष्कर्ष पे चलते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये बिल मुस्लिम विरोधी है, क्या ये बिल मुस्लिम विरोधी है, कि क्या ये बिल जो है मुस्लिमों के अधिकार को छीन रही है। अब आप इतना समझाने के बाद अब आप एक चीज यहीं पे समझना कि क्या ये बिल मुस्लिम विरोधी है। हमने साथियों आपको पढ़ाया, जितना भी आपको मुस्लिम जो भी बिल बताया, इसमें आपको कहीं भी ये नहीं लगा होगा कि इसमें जो है मुस्लिमों के अधिकारों की बात छीनी जा रही है। तो निष्कर्ष में अगर आपको एक लाइन लिखना हो तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि वक्फ जो संशोधन बिल अधिनियम 2024 को जो लाया गया है, इसमें बहुत सारी संशोधन को प्रस्तुत किया गया है। ठीक, नंबर एक। नंबर दो, इसमें हम ये कह सकते हैं कि वक्फ जो संशोधन अधिनियम है, वक्फ में बहुत सारी कमियों को दूर करने के लिए, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए और उसकी जो है बोर्ड की मनमानी को रोकने के लिए, जो भी हमारी डाटा है, जो भी हमारी फैक्ट है, उससे ये पता चलता है कि वक्फ बोर्ड में बहुत सारी कमियां थी, ऑलरेडी कमियां थी। तो इसलिए हम इसको कमियों को दूर करने के लिए जो अधिनियम लाया गया है, इसमें ये हमको अच्छा प्रतीत होता है, हमको देखने में प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है। अगर हम मुस्लिम पक्षों को ध्यान में रख के अगर हम सोचें, तो अगर हम मुस्लिम पक्षों को ध्यान में रख के सोचेंगे तो हमको ये समझना चाहिए इसमें कहीं भी मुस्लिम के हक को मारा नहीं गया है, बल्कि अगर वक्फ बोर्ड की, वक्फ की अगर जो है कमाई अगर बढ़ती है तो उसके पैसा को जो है गरीब मुस्लिमों के कल्याण के लिए लगाया जाएगा। और हमारे जो गरीब मुस्लिम वर्ग हैं, जैसे पसमिंदा हो गए भाई, ये हमारे विकास कर सकेंगे और एक जो है मुख्य धारा में ये वापस आ सकेंगे। जो इनको गरीबी से प्रताड़ित हो रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं, जो इनके लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, अच्छा जो है सारी चीजें जो मुहैया नहीं हो पा रही है, अगर वक्फ बोर्ड से वक्फ की कमाई अगर बढ़ती है, वक्फ की संपत्ति अगर वक्फ की कमाई बढ़ती है उसकी संपत्ति से, तो गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और इसमें कहीं भी ये साथियों अगर गलत प्रचार दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इससे गरीब मुसलमानों का हक मारा जाएगा या मुसलमानों का हक छीना जाएगा, ऐसा कहीं इसमें कोई भी बात नहीं की गई है। आप इसको अपने विवेक से सोचेंगे, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें साथियों क्या है, इसमें गरीब मुसलमानों के कल्याण की ही बात करेंगे। अच्छा, आप अपने दिमाग से बताइए ना, अगर आपकी किसी भी संस्था की अगर कमाई बढ़ती है तो कमाई बढ़ेगी तो उसी वर्ग को तो लाभ मिलेगा। इसमें ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि जो भी इसकी कमाई आएगी गैर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, ऐसा तो इसमें कहीं प्रावधान नहीं किया गया है। तो इससे संबंधित जो भी सारी चीजें, अगर उसकी कमाई बढ़ती है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति बढ़ती है, उसकी कमाई को मुसलमानों के हित में ही तो लगाया जाएगा। तो इसमें कहाँ से कहीं दिक्कत आ रही है। तो निष्कर्ष में इतना समझाते हुए हम आपको ये चीज समझा दिए। हम यहाँ पे साथियों आपको वक्फ क्या है ये सारी चीजें बता दिए, भारत में वक्फ का इतिहास क्या क्या ये सब सारी चीजें बता दिए। और उसके बाद हमने ये देखा कि वक्फ अधिनियम जो 2024 संशोधन अधिनियम लाया गया उसमें क्या क्या प्रावधान, मुख्य प्रावधान क्या क्या है। और अंत में हमने देखा कि निष्कर्ष, पक्ष विपक्ष, ये सब सारी चीजें मैंने देख लिया। ठीक है, आशा करते हैं आपको वक्फ से संबंधित ये जो सारी हमारी वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। इसको अपने उन सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो वक्फ के बारे में नहीं जानते, जो इनको पता ही नहीं कि वक्फ क्या है, जो बस हिंदू मुस्लिम कट्टरता को अपने मन में भर के कर रहे हैं कि ये अच्छा हुआ मुसलमानों के विरोध में लाया गया। इसमें मुसलमानों का विरोध है ही नहीं। और वो मुस्लिम जो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये लाया गया है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको भी ये शेयर कीजिए और उनको बताइए कि ये आपके खिलाफ भी नहीं है। और हिंदुओं के बताइए कि आपके पक्ष में भी नहीं है, या मुसलमानों को इसमें कहीं शोषण नहीं किया जा रहा है। इसमें जो भी कट्टर हिंदू मुस्लिम भाई बहन है उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।